चलिए आज की वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं ध्वनि प्रदूषण के बारे में, साउंड पोल्यूशन। थोड़ा सा इसको ध्वनि प्रदूषण के बारे में हम लोग को यही समझना है आज कि ध्वनि प्रदूषण क्या। देखिए लिखे साउंड पोल्यूशन लिखा गया है, ध्वनि प्रदूषण इसका मात्रक होता है डेसीबेल। डेसीबेल इसका मात्रक होता है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इनकी कितनी रेंज है हम लोग के लिए। संसार में कोई भी क्रियाएं है, क्रियाकलाप है, खाना पीना, रहना, संतुलित आहार, बीपी, कार्य प्रणाली, एक्टिविटीज, यदि जरूरी से ज्यादा जरूरी से कम दोनों में दिक्कत करता है। इसके लिए नॉर्मल होना जरूरी है, यानी इसको नॉर्मलाइज होना जरूरी है, यानी मीडियम में होना चाहिए। उसी प्रकार से ध्वनि भी हमारे लिए सब कुछ सही है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी ज्यादा हो जाए वो आपको कर्णकट्टू हो जाता है, कान को वही दिक्कत करता है। तो इसलिए सबसे पहले हम इसका एक परिचय लेते हैं। जैसे कहने का अर्थ है कि इसका मात्रक है डेसीबेल, यानी कहने का मतलब कि वैज्ञानिकों के अनुसार 25 से 30 डेसीबल। 30 डेसीबल ध्वनि जो है कान को कोई दिक्कत नहीं पहुंचाती। कान के 3 भेद होते हैं, 3 भाग होते हैं, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण, अंतःकर्ण। अंतःकर्ण तंत्रिका तंत्र के तंतुओं से जुड़कर मस्तिष्क तक ध्वनि को सूचना पहुंचाता है। लेकिन यही ज्यादा ध्वनि बढ़ जाने के बाद ये कान का जो तंतु है या झिल्ली है वह जो है तेज ध्वनि से हट जाती है, इसलिए यह स्पष्ट नहीं सुन पाता ज्यादा ध्वनि में। लेकिन 25 से 30 डेसिबल ठीक है, ये नॉर्मल के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से यदि हम बात करें कि 80 डेसिबल हो जाए तो 80 डेसिबल में क्या होगा कि थोड़ा सा अंदर से बकाहट, बेचैनी आ जाती है 80 डेसिबल बढ़ जाने में। लेकिन यदि बढ़ करके हो जाए 130 से लेके 140 डेसिबल, 130 से लेकर के 140 डेसिबल, DCIBEL डेसिबल। तो इसमें क्या होता है कि सिर दर्द और तरह तरह की काफी बेचैनी बढ़ जाते हैं। पत्थर तोड़ने वाली जो मशीन है जिसे हम हैमर कहते हैं, उनका आपको डेसिबल के मात्रक में 120 से लेकर 130 डेसिबल होता है। हवाई जहाज जब उड़ान भरते हैं तो 150 डेसिबल के अंतर्गत उनका ध्वनि बनती है। और जो काफी कर्णकट्टू, कान में अंगुली लगाने की आवश्यकता पड़ जाती है, ये सब ध्वनि कर्णकट्टू कहलाते हैं। हाई साउंड में लाउड स्पीकर है, रेडियो हाउस साउंड में है, डीजे साउंड है, हैमर है, पत्थर तोड़ने वाली मशीन है, बम विस्फोट है, फायरिंग है, या बड़े बड़े गाड़ी के चक्के जो है पंचर हो जाते हैं, विस्फोट होते हैं, रेलगाड़ी की आवाज है, धड़धड़ाहट, कारखाने की आवाज है, ये सब जो है कर्णकट्टू होते हैं और इनसे तरह तरह की ध्वनि प्रदूषण फैलती है। अब बाकी से अगर साउंड कम में ऐसा किया जाए तो ये कर्णप्रिय हो जाते हैं, और ज्यादा साउंड कर दिया जाए तो कर्णकट्टू हो जाते हैं। तो आप समझ गए लिस्ट के अनुसार कि सब कितनी रेंज में क्या ध्वनियां होती है। अब इसके बाद आगे समझना है इस बात को कि ध्वनि प्रदूषण से क्या क्या दिक्कत उत्पन्न होती है। पहली दिक्कत है बहरापन, कान में बहरापन, झिल्ली कमजोर हो जाती है, तंत्रिका नर्व में बताए किए कि मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाती। फिर बात सिर में दर्द, बहरापन और सिर में दर्द। दूसरा है हृदय रोग, बीपी का बढ़ जाना, त्वचा रोग भी हो जाते हैं। नंबर 3 में है आंत की मांसपेशियां सिकुड़ जाती है, अल्सर और अपच जैसी स्थिति, पेट में दर्द हो जाती है या पेट में गड़बड़ियां बनती है। चौथा है नींद नहीं आता है, आंख की पुतली बढ़ जाती है, और आगे चलकर के आदमी को भी देखा गया है वैज्ञानिक द्वारा के पगलापन भी हो सकता है। 5वां में है गर्भावस्था में महिलाओं को गर्भ पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है और उसे फिर से दवा लेने की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए उन्हें भी हाई साउंड से बचना चाहिए, यानी वह साउंड जो कर्णकट्टू हो, यानी 25 से 30 डेसिबल से अधिक हो जाता है। 80 है, 130, 40 है, 130, 140, 120, 130 है, 150 है, 200, 180, यानी कभी कभी बम विस्फोट में 180 डेसिबल देखा गया है, जो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी, हाई जो है मात्रा की ध्वनि है, उच्च ध्वनि है, और इस तरह से यह तरह के रोग को जन्म देता है। अब इसे बचने के लिए उपाय भी कर सकते हैं। जैसे 1981 में एक कानून था, ध्वनि प्रदूषण निरोध नियंत्रण अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण निरोध नियंत्रण अधिनियम 1981। देखिए प्रभाव में आया 1987 में, 1987 में यह प्रभाव में आया और एक कानून बना दिया गया। इस कानून में बहुत सारे जिक्र किए गए। क्या जिक्र किया गया कि सबसे पहले पटाखे या उच्च ध्वनि, लाउड स्पीकर या डीजे साउंड को कम साउंड में बजाया जाना चाहिए। अधिक साउंड बजाने का शिकायत मिला तुमको दंडित किए जाएंगे। वृक्षारोपण भी किया गया, सिल्वीकल्चर,
इसमें क्या कहा गया कि ध्वनि जब आते हैं तो ध्वनि को रिफ्लेक्ट कर देते हैं वायुमंडल में पेड़ पौधे। इसे सिल्वीकल्चर या जंगल निर्माण जरूरी है इसके लिए। और जरूरी है कि साउंड ऑब्जर्वर, ध्वनि को सोखने वाले यंत्र का इस्तेमाल होना चाहिए। और है कभी कभी ऐसा है कि जैसे शहर है, अब वहां ध्वनि का नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, तो वहां पर एक ऐसा कक्ष होना चाहिए, चैम्बर होना चाहिए, जो साउंड प्रूफ चैम्बर होना चाहिए। हम लिख सकते हैं SOUND साउंड प्रूफ चैम्बर, साउंड प्रूफ चैम्बर्स, साउंड प्रूफ चैम्बर्स का इस्तेमाल होना चाहिए। इस तरीके से ध्वनि से बचा जा सकता है। साथ ही साथ कानून का नियमों का पालन होना चाहिए सख्ती से। कोई यदि ध्वनि प्रदूषण के क्षेत्र में यदि बात नहीं मानता है तो ऐसी स्थिति में उसको दंडित किया जाना चाहिए, प्रावधान होना चाहिए, तब जाकर के कोई सुधरेंगे और ध्वनि को कम कर सकते हैं। तो इस तरह से ध्वनि को हम रोक सकते हैं। ध्वनि ऑब्जर्वर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल ग्रीस दे सकते हैं यंत्रों में, जिससे मान लिया कि यंत्रों में ज्यादा तेल की कमी होने से उनके बॉल बेरिंग घिसने लगते हैं, उनसे आवाज ज्यादा निकलता है, तो स्नेहा का उपयोग करने से भी ध्वनि कम निकलते हैं। इस तरीके से कई को ध्वनि उत्पन्न करने वाले हैं दर्जनों, जो आप भी जानिए रहे समाज में। तो इस तरीके से इनको कंट्रोल किया जा सकता है। चलिए हुआ, आपको 3 चीज समझ गए। एक ध्वनि का पोजीशन, कितने कितने रेंज चाहिए हम लोग को, और एक है ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न रोग, 2 लिस्ट हो गया। एक है ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए बने कानून में क्या क्या लिखा गया है, 3 चीज हो गया। अब एक चीज और समझ लेते हैं थोड़ी सी ध्वनि के बारे में, कुछ विशेष गुण। ध्वनि ताप, दाब, आर्द्रता सब पर निर्भर करता है। सबसे अधिक इसकी गति होती है धातु में, मेटल में या ठोस में कह सकते हैं, ठोस सॉलिड। सॉलिड में इसकी गति हो जाती है 5130 मीटर प्रति सेकेंड। यहां जो साउंड पोल्यूशन है दिया गया है 5130 मीटर प्रति सेकेंड। उसी प्रकार से यदि हम द्रव में कहते हैं, इनकी चाल बढ़कर चाल इनसे कम हो जाती है। ये जो ध्वनि का है, यहाँ पर जो ध्वनि लिखे हैं, ध्वनि चैप्टर चल रहा है, तो ये ध्वनि में कहा गया कि द्रव में इसकी चाल 1474 मीटर प्रति सेकंड होती है, और सबसे कम होती है हवा या गैस में, यानी 332 मीटर प्रति सेकंड की दर से होती है। लेकिन तरल में, द्रव में, गैस में, तरल यानी द्रव, गैस, ये माध्यम में अनुदैर्घ्यिक रूप में चलती है ध्वनि। यानी इसका अर्थ यह होता है कि जब उसमें विक्षोभ यानी कंपन उत्पन्न हो, तो उसमें कंपन या विक्षोभ की गति तरंग संचरण की गति के अनुदिश हो, तरंग संचरण की गति के अनुदिश हो, उसे कहते हैं अनुदैर्घ्य। जैसे तरल में और गैसों में होने वाली गति। लेकिन एक अनुप्रस्थ गति भी होती है, यानी उसमें कहा जाता है कि किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ या तरंग की गति तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हो, लंबवत हो तो उसे अनुप्रस्थ कहते हैं। जैसे टनी हुई डोरी में उनका कंपन, टनी हुई डोरी का या विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ का उदाहरण होती है। इस तरह से आप ये भी बात समझ गए अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ क्या होते हैं। तो अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ के बारे में आपको हो गया, वे सब जहां तहां अपना टिकिंग कर लीजिए, और उसके बारे में आपको 10, 20, 30 जीके मिल गया। आराम से इसका अध्ययन करिए और इस तरह से ध्वनि से बचिए और दूसरों को बचने का सलाह भी दीजिए, और पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए। और इस तरह से एक चीज और है कि ध्वनि यदि वायुमंडल में आर्द्रता हो, नमी हो, आर्द्रता और नमी हो, तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। कुहासे में ध्वनि तेज हो जाती है हवा में, लेकिन गर्मी के दिन में जब हवा शुष्क हो जाती है, शुष्क गर्म, आर्द्रता कम जाती है, तो ध्वनि की चाल भी कम हो जाती है। यह भी बात है। तो आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ेगा, आर्द्रता घटने से, नमी घटने से ध्वनि का चाल घटेगा। ये बात होती है। उसी प्रकार से चाल यथार्थ आपको ध्वनि को चलने के लिए माध्यम होना चाहिए। कभी कभी आप ये भी पढ़ते हैं कि चंद्रमा पर ध्वनि सुनाई नहीं देती, क्योंकि वहां पर कोई माध्यम नहीं है। देखिए, अगर कान में तार लगा लिया जाए, दूसरे के कान में भी तार, तो टिंग टिंग की आवाज सुनाई देगा, क्योंकि ध्वनि को आने जाने के लिए ठोस माध्यम हुआ। लेकिन ऐसे हम बोलचाल करेंगे तो हवा है ही नहीं, माध्यम है नहीं, इसलिए ध्वनि की चाल स्थगित हो जाती है। इसलिए हम आपस में इस तरह से पृथ्वी पर की तरह चंद्रमा पर बातें नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर वायु नहीं है, माध्यम नहीं है। फिर भी वॉकमैन या तार लगा करके बात या उसकी ध्वनि को सुना जा सकता है। इसलिए इनके लिए माध्यम का होना जरूरी है। माध्यम में ताप, दाब, आर्द्रता, नमी इनके चाल को प्रभावित करते हैं, और उसी के ऊपर इनका चाल ये निर्धारित होता है। तो ठोस में भी है, जैसे 5130 मीटर प्रति सेकेंड। कोई ठोस ऐसे होते हैं कि दूसरे ठोस से ज्यादा सख्त है, ज्यादा सख्त है, तो उसमें उसका चाल बढ़ जाएगा। अब लिक्विड की बात करते हैं, पानी है, और एक पानी ऐसा है
जिसमें कुछ घुलने ज्यादा है तो उसमें धोने का चाल ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ठोस घुला हुआ है उसमें। उसी प्रकार से हवा में यदि नमी है, पानी की मात्रा है, आर्द्रता है, तो उस हवा में चाल ज्यादा होगा। तो जाड़े के दिनों की हवा, जाड़े के मौसम में हवा में धोने की चाल अधिक होती है, और गर्मी के मौसम में हवा में धोने की चाल जाड़े की अपेक्षा कम होती है। हाँ, इस तरीके से इसको हम अध्ययन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पूरे के पूरे आप इसको उतार सकते हैं, लिख सकते हैं, स्पष्ट दिया गया साफ। हाँ, हम आप आते रहेंगे और आप धोने के बारे में इतनी बातों को याद करके रखिए।